नमस्कार। आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कहानी पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी हाँ, इसरो। और हमारे पास इसरो अंतरिक्ष में भारत की यात्रा से कुछ खास जानकारी भी है जिस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद है इसरो की यात्रा, उसकी जो बड़ी बड़ी कामयाबियां रहीं और जो चुनौतियां आईं उनको समझना। जैसा इन स्रोतों में बताया गया उसी के आधार पर। तो चलिए देखते हैं इसे। और शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प बात से करते हैं ना। क्या ये कमाल नहीं कि भारत मंगल पर वो भी पहले ही प्रयास में पहुंच गया। हाँ, और वो भी एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम खर्च में। सही कहा। इसरो की कहानी ऐसी ही हैरान करने वाली बातों से भरी पड़ी है। बिल्कुल। तो इसकी नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन से पड़ी। जी, विक्रम साराभाई 1962 में पहले इनको स्पार बना, यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। हाँ, वो इसरो से पहले की संस्था थी। फिर 1963 में केरल के थुम्बा से पहला छोटा सा साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया। बहुत ही साधारण शुरुआत थी। बिल्कुल। और फिर आखिरकार 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई आधिकारिक तौर पर। हाँ, लेकिन शुरुआती दिनों में तो दूसरों पर निर्भरता थी काफी, है ना। जैसे 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट, वो सोवियत संघ की मदद से लॉन्च हुआ था। यहीं से देखिए कहानी दिलचस्प होती है। अच्छा, कैसे? कि भाई शुरुआती मदद तो ली, लेकिन उसके बाद इसरो ने बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए। हाँ, ये अहम बात है। 1980 में भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग थी उस वक्त। यकीनन। फिर 80s और 90s के दशक में देश की जरूरतों पर ध्यान दिया गया, जैसे कम्युनिकेशन के लिए INS सिस्टम। हाँ, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और धरती पर नजर रखने, मौसम वगैरह के लिए IRS, मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और फिर आया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल, 1994 में इसकी पहली सफल उड़ान हुई और आज तो ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। वर्कहॉर्स कहते हैं इसे। हाँ, वर्कहॉर्स। इसी भरोसेमंद तकनीक के दम पर इसरो ने कई बड़े मील के पत्थर हासिल किए। जैसे 2008 में चंद्रयान-1, उसने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की। ये एक बड़ी खोज थी। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। बिल्कुल। फिर 2014 में मंगलयान पहले ही प्रयास में सफल था, एशिया का पहला देश। और वो लागत वाली बात सिर्फ $74 मिलियन, है ना? हाँ, लगभग $74 मिलियन। ये कम लागत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इसरो की सोच दिखाता है। मतलब सटीक लक्ष्य, कम जटिलता और जो संसाधन है उनका बेहतरीन इस्तेमाल। और ये सिलसिला रुका नहीं। फिर 2017 में PSLV C-37 उसने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, वो भी एक बड़ी कामयाबी थी। और हाल की बात करें तो 2023 में चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन। ये तो पूरे देश के लिए गर्व का पल था, निस्संदेह। और उसी साल आदित्य L1 भी लॉन्च हुआ, भारत की पहली सौर वेधशाला, सूरज का अध्ययन करने के लिए। और हाँ, नेविक को कैसे भूल सकते हैं, भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम, GPS की तरह। वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये सब बहुत शानदार है, पर यह भी सच है कि हर कदम आसान नहीं था, मुश्किलें भी बहुत आईं। हाँ, असफलताओं की बात भी जरूरी है। बिल्कुल। SLV-3 की जो पहली उड़ान थी 1979 में, वो असफल रही थी। अच्छा। फिर GSLV रॉकेट, जो भारी सैटेलाइट ले जाने के लिए जरूरी है, उसकी शुरुआती कई उड़ानें, मतलब 2001 से 2010 के बीच, वो नाकाम रहीं। ओह। और 2019 में चंद्रयान-2 का लैंडर, विक्रम लैंडर, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बिल्कुल आखिरी पलों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हुई और वो सतह से टकरा गया। हाँ, वो काफी निराशाजनक था। तो सफलताओं के साथ साथ ये विफलताएं भी इस सफर का हिस्सा रहीं। और क्या चुनौतियां हैं इसरो के सामने? देखिए, बजट तो हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, खासकर जब हम नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी से तुलना करते हैं। हाँ, उनके बजट तो बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से गगनयान जैसे जो बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, उनमें देरी भी हुई है। अच्छा, गगनयान यानी मानव मिशन। हाँ, भारत का पहला मानव मिशन। और अब जो प्राइवेट कंपनी आ गई हैं, जैसे SpaceX, जिस तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं, वो भी एक नई तरह की चुनौती है, एक प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इसरो की असली ताकत क्या है? शायद यही कि वो कम बजट में कमाल का काम करती है। बिल्कुल, कम लागत में इनोवेशन, जिसे अंग्रेजी में फ्रूगल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो इसरो की पहचान बन गई है। सही कहा। रॉकेट हो, सैटेलाइट्स हो, नेविगेशन हो,
भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय साख भी तो बड़ी है। बहुत। कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के पास आते हैं। कमर्शियल लॉन्च से, और इसकी तकनीक सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं है, खेती, मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन, रक्षा, हर जगह काम आ रही है। और अब तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे स्काई रूट, अग्निकुल। हाँ, ये एक बहुत सकारात्मक कदम है, नई कंपनियों को सपोर्ट करना। अगर हम इसरो की तुलना दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसीज से करें तो ये कहाँ खड़ा दिखता है? देखिए, हर एजेंसी का अपना एक फोकस होता है। इसरो कम बजट में राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने और भरोसेमंद लॉन्च सेवाएं देने में माहिर है। और नासा? नासा का जोर वैज्ञानिक खोज और मानव मिशनों पर ज्यादा रहता है, पर वो बहुत महंगा भी है। और स्पेसएक्स? स्पेसएक्स तो रीयूजेबल रॉकेट से क्रांति ला रहा है, लॉन्च की लागत कम करने में। इसरो इनके बीच अपनी एक खास जगह बना रहा है, किफायती और असरकार। और भविष्य की योजनाएं? वो भी तो काफी रोमांचक होंगी। बेशक। 2025 तक भारत का पहला मानव मिशन गगनयान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। यकीनन। फिर शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान-1 ऑर्बिटर का प्रस्ताव है। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले लॉन्च व्हीकल यानी RLV पर काम चल रहा है, ताकि लॉन्च और भी सस्ते हो सकें। अच्छा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जी। और भविष्य में डीप स्पेस मिशन, मतलब सौर मंडल में और दूर जाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो इसरो ने एक बहुत ही विनम्र शुरुआत से आज दुनिया की एक जानी मानी सम्मानित स्पेस एजेंसी बनने तक का अद्भुत सफर तय किया है। बिल्कुल, इसकी पहचान कम खर्च, इनोवेशन और भरोसे से बनी है। सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है कि जिस तरह इसरो कम लागत में इनोवेशन कर रहा है और अब निजी क्षेत्र भी साथ आ रहा है, उसे देखते हुए अंतरिक्ष खोज के इस नए दौर में इसका सबसे अनोखा, सबसे विशिष्ट योगदान क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ दूसरों के रास्ते पर चलकर एक सस्ता विकल्प बनेगा, या फिर अंतरिक्ष तक पहुंच को, जिसे कहते हैं, डेमोक्रेटाइज करने में, या कुछ खास वैज्ञानिक क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करने जैसा कुछ अलग करेगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।